नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पॉलिटिकल लेक्चर 6 है। हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की, यानी कि भाग 3 की। और भाग 3 में अपना पार्ट 1 हो चुका है मौलिक अधिकारों का। उस पार्ट 1 में अपन ने देखा था समानता का अधिकार, है ना, जो कि स्टार्ट हुआ था आपके आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18, यानी कि टोटल 5 आर्टिकल उसमें आते हैं, है ना। वहाँ पे मैंने सब बताया हुआ था। तो ये मौलिक अधिकारों में पार्ट 1 डाला था। आज अपन करने वाले हैं मौलिक अधिकार का पार्ट 2, और इस पर बात करेंगे अपन स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार जिस आर्टिकल को कवर करता है, जितने आर्टिकल कवर करता है, वो आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 22 तक जाता है। और याद रखिए, काउंटिंग में जब आप गिनेंगे तो ये नहीं कि आप ऐसे ही जोड़ दे उसे, है ना। काउंटिंग में कैसे काउंटिंग होती है? 19, 21, है ना। ये 19, 20, 21, 22 कितने दिख रहे हैं? 4। तो टोटल 4 आर्टिकल आते हैं। समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल बताए थे मैंने? 5। क्लियर है ना। समानता के अधिकार में 5 है और स्वतंत्रता के अधिकार में 4 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले इस पार्ट को आप देख सकते हो, है ना, और चाहो तो आप सिर्फ इसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए बंधु, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है और आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 19 की। देखिए, आर्टिकल 19 को दोस्तों 2 चरणों में पढ़िए, है ना, 2 चरण में या 2 स्टेप में। आर्टिकल 19 से कितना लाजवाब है इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखिए, आर्टिकल 19 में पहली स्टेप में आपको सारी स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है ना। देखिए, आप सबको पता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है अभी, है ना, अपने संविधान में, अपने आर्टिकल 19 में। लेकिन आपको पता है इसका पार्ट 2 जब आप पढ़ेंगे, मतलब 19 को 2 भाग में बांट दीजिए, है ना, इसको 2 भाग में बांट दीजिए आप। पहले भाग में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रताएं, जो कि 6 प्रकार की हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए, है ना। और फिर पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में इन्हीं स्वतंत्रताओं की रुकावट कैसे की गई है, इनको रोका भी गया है। भैया सीमित भी तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल बस स्वतंत्रता दे दी तो हो गया, उड़ रहे हो आप, तो सीमित भी करना पड़ेगा। तो रुकावट कितनी तरह की है? 7 तरह की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 19 में ही स्वतंत्रता भी है जो कि 6 प्रकार की है, और उसी की रुकावट भी है ना। उसी आर्टिकल में उसी स्वतंत्रता की रुकावट भी है, और रुकावट 7 प्रकार की है। ये क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो अब अपन ये सब समझने वाले हैं। पहले आर्टिकल 19 देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि अपन बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 की, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाने वाला हूं कि प्रस्तावना का एक वीडियो बनाया था, और प्रस्तावना का जब मैं आपको उद्देश्य पढ़ा रहा था, है ना, जब मैं आपको उद्देश्य पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा मैंने वहाँ पे बहुत 3 तरह के उद्देश्य बताए थे। एक तो जनता को न्याय दिलाने का उद्देश्य, है ना, फिर मैंने बताया था स्वतंत्रता का उद्देश्य, और एक आपने देखा था समानता का उद्देश्य। तो ये प्रस्तावना के 3 उद्देश्य हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो में देख लेना, वहाँ पर जाकर के मैंने इसे समझाया हुआ है आपको ऑलरेडी। 3 तरह के हैं। तो अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, मैंने यहाँ, जिन्होंने नहीं भी देखा है वो ये सुन लें कि प्रस्तावना में भी 3 तरह की बातें हैं जो उद्देश्य में है। एक तो न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना और समानता दिलाना। तो आप देख रहे हो, अगर इसमें स्वतंत्रता आ रहा है प्रस्तावना में भी, तो वहां कितने तरह के स्वतंत्रता है भैया? वहां पर स्वतंत्रता के जो आंकड़े हैं वो है 5। यानी कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात कही गई है जितने, वो 5 हैं, लेकिन आपके संविधान के आर्टिकल 19 में जितनी बात कही गई है वो 6 है। क्लियर है बात? अब आप बोलेंगे सर क्या इनमें कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। प्रस्तावना में एक आपको स्वतंत्रता मिलेगी अभिव्यक्ति की, और वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल के इस 19 में भी मिलेगी। क्लियर है? तो कभी आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में और क्या कहते हैं आपके मौलिक अधिकार 19 में क्या कॉमन है, तो आपको याद रखना है कौन सी स्वतंत्रता कॉमन है, तो वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्लियर है दोस्तों? है ना। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। चलिए, तो अब देख लेते हैं ये 6 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता है। देखिए भाई, सबसे 19(1) पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको कहा था 2 भाग में पढ़ेंगे, तो ये आर्टिकल 19 का पहला है। और क्योंकि हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रता है तो उसे ABCD में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 19 का 1 का A कहता है भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, इसके बारे में अभी बहुत क्लियर बात करूंगा आपसे। देखिए, भाषा तो आप सभी जानते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन सबको डाउट हो जाता है सर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? ये एक्सप्रेशन कहते हैं जिसे, है ना, ये आपको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है ना, वो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो एक ही में भरा हुआ है, वो A में है, याद रखिए, अलग अलग नहीं है, वो एक ही में है। अच्छा, तो ये तो हो गया इसकी बात, है ना। और ये मैंने लिखा भी है, स्वतंत्रता प्रस्तावना में भी दी गई है। आर्टिकल 19(1) के B में क्या लिखा हुआ है भाई? सम्मेलन करने का और बैठने की स्वतंत्रता। अब ये कैसे हो सकता है? तो लेकिन सम्मेलन तो करोगे, सम्मेलन की स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन सम्मेलन ऐसा होना चाहिए बिना हथियारों का, शांतिपूर्वक होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं ये बात बोलता हूं कि सम्मेलन आप कर सकते हो बिना हथियारों के,
तो आपका ध्यान जाता होगा तुरंत सिख धर्म में। सिख धर्म में उनके पास एक नियम है कि उन्हें बगल में अपने कृपाण यानी कि एक खंजर, एक चाकू की तरह जो औजार है वो रखना होता है। तो अब अगर मान लो कि ये लोग अगर सम्मेलन करेंगे तो ये तो भाई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया, है ना, क्योंकि मौलिक अधिकारों में हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ भैया कि हथियारों के बिना आपको सम्मेलन करना है। तो फिर ये तो हथियारों के साथ बैठे हुए हैं, तो क्या आप इनके खिलाफ केस दर्ज कर दोगे कि भाई इतने सारे जो सिख इकट्ठा हुए हैं, है ना, ये कृपाण लेकर के आए हुए हैं, तो इनके खिलाफ हम जो है ये करते हैं? नहीं, आपको ध्यान रखना है इसी मौलिक अधिकार में जब आप आगे पढ़ेंगे तो एक और आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल 25, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता देता है। ठीक है, और ये धार्मिक स्वतंत्रता ये कहता है कि हाँ भाई ये जो सिख धर्म है ये ऐसा कर सकता है। अगर ये ऐसा करेंगे यानी कि वो अपना कृपाण रख सकते हैं, क्योंकि उनका धार्मिक रूप है ये कृपाण रखना, है ना, उनको धर्म में कहा गया है कि आपको कृपाण अपने बगल में रखना पड़ेगा। तो ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, और जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता आती है फिर वहाँ पर ये वाली स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। बात क्लियर हुई है? मतलब इसका उल्लंघन नहीं है। तो कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि सर आर्टिकल 19(1) के बी का उल्लंघन कर दिया है इस तरह से कि सिख धर्म ने, कि मतलब वो मिल गए आपस में, नहीं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। समझ पा रहे हो आप, है ना, सारे आर्टिकल एक दूसरे से रिलेट होते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, है ना। तो वही मैंने यहाँ पर ये बताया हुआ है, आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं उसे रोक करके जब आपको पढ़ना हो कि उल्लंघन है कि नहीं है। ये सारे लिखे हैं आर्टिकल 19(b). ओके, चलिए देखते हैं। तो अभी अपन ने 2 की बात करी, अब वहाँ तो मैंने 6 बताए थे, तो 2 तो हो गए। तो ये रहे भैया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, यही है स्वतंत्रता है। कौन कौन सी भैया? तो आपने पहला देखा, आपके पास बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, आपके पास सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन बिना हथियार के। हाँ, हथियार सिर्फ तभी अलाउड है जब वो धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। ये बात क्लियर होगी। दूसरा है, आप दूसरी स्वतंत्रता आपको मिली है संगठन या समूह बनाने की स्वतंत्रता। आप समूह बना सकते हैं, फिर आप घूम फिर सकते हैं, तो आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। तो आपने समूह बनाया, देखो ट्रिक भी याद करने की, तो भाई बोल करके आपने बैठक करी, है ना, तो बोलने का मतलब पहला और बैठक करी मतलब दूसरा। अब बैठ गए हो तो आपका सम्मेलन, अब आपका समूह बन गया है, संगठन बन गया है, बैठने से बात करने से, तो समूह बन गया यानी तीसरा। अब इतने सारे लोग हो गए तो आप घूम फिर सकते हैं यानी कि चौथा। क्लियर है? अब इतने सारे जब घूमने फिरने कहीं जाओगे तो कोई जगह अच्छी लग जाएगी तो वहाँ रहना और बसना पसंद आ जाएगा आपको, तो ये हो गया भैया पांचवा, रहने और बसने की स्वतंत्रता। और भैया जब कहीं जाकर के बसोगे तो फिर आप व्यापार भी तो कर सकते हो वहाँ आगे लगे, है ना। तो ये हो गई आपकी भैया कौन सी? ये हो गई छठवीं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, जो हमारा मूल संविधान था, है ना, मूल संविधान जब भी मैं कहता हूँ मतलब ओरिजिनल का मतलब है कि जो 26 जनवरी 1950 जो हमारा गणतंत्र जब हम बने थे, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, तो जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन इसमें 7 स्वतंत्रताएं थी। लेकिन अभी आप सिर्फ कितनी पढ़ रहे हैं? 6। तो ये 7वीं कौन सी थी? ये थी भैया संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी आपको। लेकिन फिर इसे खत्म कर दिया गया था, है ना। मोरारजी देसाई जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया, 1978 की बात है ये, है ना। 44वां संविधान संशोधन लेकर के आए और आर्टिकल 19(1) में से संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को हटा दिया। क्लियर है बात? अब ध्यान सुनिए, आप मौलिक अधिकारों के अंदर में पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता, तो आपको समझना चाहिए कि जब मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर आपने संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता खत्म कर दी है तो फिर आपके संपत्ति का अधिकार भी खत्म हो गया है। ये बात क्लियर हुई दोस्तों, है ना। तो इसी के द्वारा 2 चीजें खत्म हो गई, संपत्ति का अधिकार और ये जो कि पहले थी। तो आपको बस इतना याद रखना कि जब भी आपसे कोई पूछे कि भैया हमारे मूल संविधान में, हमारे ओरिजिनल संविधान में कितने थे स्वतंत्रता, तो आपको कहना है 7। किससे हटा दिया गया? तो आपको कहना है 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन था उस समय प्रधानमंत्री? आपसे पूछा जाए तो कहिए मोरारजी देसाई थे। क्लियर हो रही है बात? बहुत बढ़िया। चलिए, अब क्योंकि मैंने आपसे बात की भाई 6 प्रकार की स्वतंत्रता में, और उसमें मैंने आपको समझा भी दिया सिख धर्म का मामला भी कि ये कोई मन में डाउट आ जाता है ये। अब बात करते सर ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना बड़ा है, कितनी दूर तक जा सकता है, क्योंकि इसके कई सारे क्वेश्चन से कई सारे पहलू है, तो समझ लीजिए। देखिए, भाषण मतलब तो हो गया स्पीच, है ना, आपको सबको पता है ना। मैं आर्टिकल 19 के 1 का ए बात कर रहा हूँ, ए यानी कि स्पीच और अभिव्यक्ति, जो आपने अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। तो अब मैं आपको उसको समझाने जा रहा हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों को भाषण में नहीं कि चलो ठीक है बोलने की स्वतंत्रता ओके, सर ये एक्सप्रेशन कैसे समझा जाएगा, ये कैसे मतलब निकाला जाएगा, एक्सप्रेशन क्या है? देखिए, एक्सप्रेशन शब्द का मतलब यहाँ पे बहुत व्यापक है ना, अभिव्यक्त करना। देखिए, मैं क्या इसका मतलब क्या है कि मैं अपने विचारों को कैसे प्रकट कर सकता हूँ? भाई मैं अपने विचारों को बोल करके प्रकट कर सकता हूँ,
है ना, यानी विचारों को, एक्सप्रेशन को, यानी अभिव्यक्ति को भाई मैं बोल करके उसको व्यक्त कर सकता हूँ। अभिव्यक्ति तो करना है तो मैं गाना गा के अभिव्यक्त कर सकता हूँ, चुप रहकर अपनी विचारों को प्रकट कर सकता हूँ, अभिव्यक्त कर सकता हूँ, कहानी लिख करके जो है मैं अभिव्यक्त कर सकता हूँ किस चीज़ को, है ना। मैं भैया कार्टून बना करके कर सकता हूँ। तो आपने देखा ना न्यूज़पेपर में लोग कार्टून बनाते हैं और आलोचना करते हैं, कभी कभी एक टिप्पणी सी करते हैं, किसी भी सरकार की किसी कदम पर टिप्पणी करनी हो तो कार्टून वाले कार्टून बना देते हैं, कहानीकार लिख देते हैं। क्लियर है। कुछ लोग आपको टीवी पे खूब हो हल्ला करते हुए मिल जाएंगे, जैसे अर्नब गोस्वामी कितना हल्ला करता है, आपने देखा ही है ना। फिर इस तरह से भैया न्यूज़पेपर में देख लीजिए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख, मान लीजिए कि मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख करके जो है अभिव्यक्त कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब इतनी सारी अभिव्यक्ति है। अच्छा देखिए मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। आपने सबने सुना है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ध्यान से देखो बंदो, अपन मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, सूचना का अधिकार कहाँ आता है? कभी किसी ने सोचा इस बात को? ये 2005 में लाया गया था सूचना का अधिकार, ये ओबी कानून नहीं है। ये कैसे आया भैया? जबकि सूचना की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार दोनों ही संविधान में नहीं दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पे अधिकार लिखा हुआ है, सूचना का अधिकार, जबकि संविधान में कहीं नहीं दिए हुए हैं, है ना। तो अब ये कैसे हुआ भैया? ये कैसे आते हैं सारे के सारे? देखिए हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई सारे मामलों में ये कहा है कि जो सूचना का अधिकार है वो अभिव्यक्ति के अधिकार का एक भाग है। यानी कि आप ये जो पढ़ रहे हो ना आर्टिकल 19, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए लोग को डाउट होता है कि सर इसका व्यापक कहाँ तक का है। तो जब आपको यही नहीं पता हो कि सूचना का अधिकार है लेकिन कहाँ है, तो फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं उसे, है ना। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो सूचना का अधिकार है, लेकिन आपसे कोई पूछे किस आर्टिकल में, क्या मौलिक अधिकार में है, तो बोलिए हाँ मौलिक अधिकार में है, रखा गया है इसे, है ना। लेकिन कहाँ रखा गया है, क्या माना गया है, कहाँ माना गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसे माना गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना है और एक कानून बना भी हुआ है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, है ना। कुछ बैकग्राउंड है, थोड़ा सा आपसे क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक मामला था एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ, है ना। ये देखिए, इसी तरह के मामले जब भी होते हैं ना, समझ जाइए कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ अब टिप्पणी करने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी ऐसे मामले जाते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट पूरे आर्टिकल खंगाल डालता है और फिर एक निष्कर्ष में पहुंचता है। सबको पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष फिर फॉलो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसपी गुप्ता वाला जो मामला था, है ना भाई। अब देखिए एसपी गुप्ता वाले मामले में मैं मामला नहीं समझाऊंगा कि मामला समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी बस आप निर्णय सुन लीजिए, क्योंकि निर्णय ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा भी जाएगा तो निर्णय ही पूछा जा सकता है। एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आरटीआई, यानी कि सूचना का अधिकार का उल्लेख भले ही संविधान में कहीं भी नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) का ए, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ का है ना। देखो उन्होंने कहा है कि भले ही कहीं नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) का ए, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही लिखा हुआ है 91 के ए में। आर्टिकल 19 के 1 के ए में क्या लिखा है? भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ये उसी का भाग है। साफ साफ कह दिया उसने एसपी गुप्ता वाले मामले में कि आरटीआई ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। क्लियर है दोस्तों। अब आप सोचेंगे सर सूचना का अधिकार आखिर अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का भाग क्यों है? देखिए दोस्तों, बात यह है कि मान लीजिए कि मुझे किसी के बारे में कुछ अपने विचार प्रकट करने हैं, मतलब मैं कुछ अभिव्यक्त करना चाहता हूं अपने विचारों को। लेकिन बात है कि मैं अपने विचार कैसे प्रकट करूंगा जब तक मेरे पास उसकी सूचना नहीं होगी। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मुझे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के बारे में कुछ विचार प्रकट करने हैं, लेकिन वो विचार कैसे प्रकट करूंगा जब तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं होगी। भाई मेरे पास जानकारी तो होनी चाहिए कि इनकी सरकार ने क्या क्या काम किया है, और फिर मैं अपने विचार, अपने टिप्पणी, यानी कि अपनी अभिव्यक्तता का, अभी ये स्वतंत्रता जो मुझे मिली है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मैं फायदा उठाऊंगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि क्या जरूरी है दोस्तों अभिव्यक्त होने के लिए? सूचना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ा एसपी गुप्ता मामले की, ठीक है भैया पहले तो उनको जानकारी दो, क्योंकि पहले तो उनके पास जानकारी होनी चाहिए, तब तो जाकर के टिप्पणी करेंगे, तब तो जाकर के अभिव्यक्त करेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे इसमें जोड़ दिया और एक कानून बना दिया। क्लियर है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। अब देखिए, तो ये सब मैंने वही लिखा। और समझने के लिए एक और मामला समझाता हूं। अभी मैंने आपको ये एसपी गुप्ता वाला मामला बताया था, एक नवीन जिंदल का मामला था। नवीन जिंदल तो खुद कांग्रेस से ही है, ये मनमोहन जी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। नवीन जिंदल जो आप सभी जानते भी होंगे, ये भी, इनका भी केस हुआ, इनका भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इनका केस क्या था भाई पहले समझ। नवीन जिंदल जो थे ये बिजनेसमैन है, ठीक है। मनमोहन जी में सरकार में ये मंत्री भी रहे, लेकिन उससे पहले बिजनेसमैन है। और ये इतने बड़े बिजनेस में खूब सारी इनकी फैक्ट्रीज हैं, और आप सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी फैक्ट्रीज के ऊपर आपको तिरंगा झंडा फहराया हुआ दिखेगा। अब लोगों ने केस ये दर्ज कर दिया भैया नवीन जिंदल के खिलाफ कि भाई ये इनकी फैक्ट्रीज जो है ये प्राइवेट है और इस पर तिरंगा कैसे लगा हुआ है, ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही कहा कि कोई भी झंडा या तिरंगा लगाता है अगर, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
है ना, वो देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहा है। ये देखिए, इसे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह दिया। मतलब आप भी अपने घर में तिरंगा फहरा सकते हैं, कहीं भी तिरंगा फहरा सकते हैं, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक केस था, आपको समझ में आ रही है ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे कैसे होता है। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, तो ये तो बात हो गई भैया स्वतंत्रता कितनी थी, 6 प्रकार की। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 के दूसरे हिस्से की, जिसमें मैंने कहा था रुकावट है ना। तो दूसरा हिस्सा चला जाएगा आपके 6 तक का। तो रुकावट और कितनी तरह की रुकावट बताई थी मैंने आपको, 7 तरह की, है ना। तो अब देखिए रुकावट क्या मामला होता है, यानी इसमें उन बातों का उल्लेख है जिनके आधारों पर स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि मतलब ये आत्यंतिक नहीं है। अब ये आत्यंतिक वर्ड क्या होता है, देखिए आत्यंतिक का मतलब होता है ऐसी चीज जिनकी सीमाएं ना हो, है ना। अब सोचिए जरा, अगर किसी के फ्रीडम की सीमाएं ना हो तो फिर वो कुछ भी कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आपके जितने भी स्वतंत्रताएं हैं वो आत्यंतिक नहीं है। साफ साफ कहा गया दोस्तों, है ना, वो आत्यंतिक नहीं है। ये क्लियर हो रही बात। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको तो इससे और क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों की, मतलब ये देखिए आसान भाषा में इतना समझ जाइए कि आपके जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो सारे के सारे सीमित रखे गए हैं, है ना। सारे के सारे सीमित हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सीमित किस तरह से है, ऐसे कुछ आधार होने चाहिए। तो मैंने आपसे कहा 7 तरह के आधार दिए गए जिनके आधार पर ये सीमित रखे गए हैं, है ना, रोक लगाई गई है आपकी स्वतंत्रता पे। तो पहला है, ये देखिए लिखा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा। पहला है भैया एकता, देश की अगर एकता को नुकसान पहुंचा, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा या देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा तो आपकी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। क्लियर हो रही बात दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं, एकता पर, अखंडता पर, सुरक्षा पर, ये 3 अलग अलग चीजें हैं ना। तो 3 तो यही हो गए, 4 और बच्चे हैं आपको बताने के लिए। तो आपको याद रखना है, एकता, अखंडता और सुरक्षा पर अगर किसी प्रकार का खतरा पहुंचता है तो आपकी स्वतंत्रताओं पर रोक लग सकता है। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगले देख लीजिए, है ना। चौथा ये कहा गया है, यदि अन्य देशों के संबंध में किसी प्रकार का खतरा हुआ तो, जैसे मान लीजिए कि हमारे किसी देश के साथ संबंध है और अगर आपकी किसी हरकत से, आपकी किसी स्वतंत्रता के कारण, है ना, उस संबंध में खतरा उत्पन्न हुआ तो आपकी स्वतंत्रता को रोक लगाई जा सकती है। मान लीजिए कि आपकी स्वतंत्रता से अपराधों में वृद्धि होती है, 5वां, अपराधों में वृद्धि हुई तो भी रोक लगा दी जाएगी। मान लीजिए कि आपके स्वतंत्रता से लोक व्यवस्था को हानि पहुंचती, लोक व्यवस्था मतलब हो गया जैसे कि सांप्रदायिक हो जाना, समझ पा रहे हैं ना आप, एक संगठन, ये वो दुनियादारी। तो कहने का मतलब लोक व्यवस्था को अगर नुकसान पहुंचेगा तो भी आपके स्वतंत्रता पर रोक लगा देंगे। यदि न्यायपालिका की अवमानना, यानी ऐसा कुछ आपने कर दिया, अपनी स्वतंत्रता में इतनी बढ़ गए, आप लिमिटलेस अगर हो गए तो आप न्यायपालिका का भी अपमान कर सकते हैं। तो अगर आपने न्यायपालिका का अपमान किया तब भी आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। क्लियर हो रही बात। आसान भाषा में दोस्तों आपने क्या सीखने को मिला कि आर्टिकल 19 में दोनों चीजें हैं। आर्टिकल 19 में आपकी स्वतंत्रता भी है तो उन पर रोक भी है। क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये देखिए एक क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके लिए, यहाँ पर आपको बताना है आर्टिकल 19 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ना। आपको ये 4 ऑप्शन इनमें से गलत चुनना है। पहला, इसके तहत सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बिल्कुल सही, आपने पढ़ लिया, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है भैया, 7 प्रकार की थी पहले, फिर बाद में 6 प्रकार की कर दी गई, एक हटा दी गई। ये क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अगला, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, 44वां जब संविधान संशोधन आया तो उसे हटा दिया गया था, ये भी आपने देखा है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, बढ़िया। और आखिरी है, तो आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताएं आत्यंतिक हैं। कैसा है? नहीं भैया, आत्यंतिक मतलब हो जाता है लिमिटलेस। ये लिमिटलेस नहीं है ना, लिमिटलेस नहीं, इनकी लिमिट रखी गई है। तो आत्यंतिक नहीं है, होना चाहिए था, यहाँ पर आत्यंतिक है, मतलब यही वाला ऑप्शन गलत है, बाकी 3 सही है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो उसी पर अपन वैसे पढ़ ही रहे। तो ये था भैया आर्टिकल 19। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 20 पर। कमाल का आर्टिकल है, इसके 3 पायदान है, तीनों के तीनों सुनिएगा, बढ़िया मजा आ जाएगा आपको। इसकी 3 चीजें कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कहती है, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिस समय अपराध करता है तो उस समय का कानून क्या कहता है, उसी कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी, नए कानून के तहत उसे सजा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बंदो? जैसे मान लो, अब डेट के हिसाब से आप समझो, एक 20 अप्रैल की डेट है, एक 30 अप्रैल की डेट है। आपको दिख रहा है ना, 10 दिन का फर्क है। ये 10 दिन पीछे, ये 10 दिन आगे। ये मान लो किसी ने, है ना, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं आपके लिए। ये देखिए, मान लीजिए किसी ने क्राइम किया 20 अप्रैल को, है ना। तो जो 20 अप्रैल तक जो कानून चल रहा है, मान लो ये
सोने की चोरी करता है, इसने सोने की चोरी कर दी, या मान लो सेब की चोरी कर दी, जो भी चोरी करता है इसने सोने की चोरी कर दी है, तो जिस दिन ये चोरी कर रहा है 20 अप्रैल को, और जो कानून होगा चोरी करने के हिसाब से उसी के हिसाब से इसको सजा मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं 30 अप्रैल को, है ना, आऊं और तुरंत के तुरंत एक नियम बना दूं कि भैया जिसने भी चोरी की है सोने की उसको फांसी की सजा होगी। तो क्या अब आपको लगता है कि मेरे नए नियम इस बंदे ने जिसने 20 अप्रैल को चोरी की है उस पर लागू होंगे? कभी नहीं होने वाले। जिस तारीख पर चोरी हुई और उस समय तक जो कानून चल रहा था उसी के तहत उसे सजा होगी, है ना। ये नहीं कि मैं 10 दिन बाद एक नया कानून बना दूं और उसके हिसाब से सजा दे दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है आर्टिकल 20 के 1 वाले पोर्शन में। क्लियर हो गया दोस्तों, है ना। यानी जिस समय जो कानून किया उस समय उसी समय जो कानून था उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। ये नहीं कि नए कानून के हिसाब से आपको मैं सजा दे दूंगा। चलिए भाई, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात क्या लिखी है? ये आर्टिकल 20 का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि किसी व्यक्ति ने अगर एक अपराध किया है तो उसे सजा भी एक ही बार दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक अपराध के लिए 2 सजा कभी नहीं मिल सकती, या 2 बार सजा नहीं मिल सकती। एक अपराध के लिए एक ही सजा होती है, ठीक है। अब आपको उसको समझाने के लिए बड़ा अच्छा मुद्दा ले रहा हूं। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी, उनको लिट्ठे आतंकवादियों ने 21 मई 1991 को, है ना, उनकी हत्या कर दी थी, असैसिनेट कर दिया था, आप सभी को पता है। तो इन आतंकवादियों को पकड़ लिया गया और इनका मामला ट्रायल कोर्ट में चला, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिएगा, ट्रायल कोर्ट में इनका मामला चला और इनको वहां पर फांसी की सजा सुना दी गई थी, ठीक है। आप देखिए जरा हुआ क्या इस मामले में, कईयों को शायद पता ना हो। तो जब ट्रायल कोर्ट में इनको फांसी की सजा सुनाई गई तो ये लोग फांसी के खिलाफ तुरंत चले गए भैया मद्रास कोर्ट। कि मद्रास कोर्ट इसलिए गए कि भैया हमें माफ कर दीजिए, मना कर दीजिए, ये मतलब माफ कर दीजिए हमें, ये फांसी मत दिलवाइए। मद्रास कोर्ट ने मना कर दिया, बोला नहीं फांसी तो होगी। तो भैया ये मद्रास कोर्ट से बोले अरे हटाओ, कोई काम का नहीं है। तो 2004 आ गए, देखो जरा 1991 से कितने साल आ गए दोस्तों, 2004 आने को हो गया है। अब ये 2000 में सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भैया हमें जो है माफी दे दो, हमें फांसी मत दो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो 2004 में ही आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास जो है आप दया याचिका डाल सकते हैं। आर्टिकल 72 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी व्यक्ति दया याचिका डाल सकता है, ये आर्टिकल 72 में लिखा है। तो इन बंदों ने भैया अपने एडवोकेट की सहायता से आर्टिकल 72 का इस्तेमाल किया और अपनी दया याचिका भेज दी प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है। प्रेसिडेंट ने, ये देखिए 2004 में गया था उनके पास ये लेटर प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट ने कोई आदेश ही नहीं दिया और 2011 आ गया, 7 साल बीत गए भैया। क्लियर है ना? हाँ बोला ना बोला कि माफ कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं बोला। ये बंदे जेल में ही रह गए पूरी की तरीके से। ये बात क्लियर हो गई है ना। अब 2011 की बात है, फांसी होगी कि नहीं होगी देखो ध्यान से। अब ये देखो, तो अब इनने क्या किया भैया, 2011 में हाँ बोल दिया, ये मालूम है ना, 2011 में बोल दिया कि हाँ भाई फांसी होगी। तो आप सोच रहे हैं सिर्फ हाँ बोलने के लिए 2004 से 2011 लगा दिए कि भाई फांसी होनी है, उसी समय बोल देते फांसी हो जाती, बात खत्म था। लेकिन रोक के रखा उस बात को, है ना। तो अब इनने क्या किया, निर्णय के खिलाफ इनने जब जैसे ही प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भैया आपको फांसी ही होगी 7 साल बाद भी, तो इनने फिर से PIL दायर कर दी। इस बार वापस से गए मद्रास कोर्ट और बोला भैया ये क्या है। इस बार मद्रास कोर्ट ने बंदो इन लिट्ठों की फांसियों पर रोक लगा दी, जो आतंकवादी पकड़ाए गए थे इनकी फांसी पर रोक लगा दी। अब आप बोलेंगे ये तो गलत हो गया भैया, नहीं तो अब हमारा संविधान कायम रहता है, संविधान चलता है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि मामला 1991 का था और अब हम आ चुके हैं 2011 में। कितने साल हो चुके हैं? 20 साल। बस आप ये ध्यान रखिए, अभी आपको ये केस क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इनने रोक लगा दी और रोक लगाने के लिए बनी बात है कोई ना कोई आर्टिकल का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी ना कि बेतुके तरीके से बस रोक लगा दो किसी की फांसी पर जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया हो। देखिए रोक लगाने का उनका आधार था आर्टिकल 20 का 2, जो कि अभी आप पढ़ रहे थे। याद है ना कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलती। अब आप बोलेंगे सर इनके में 2 अपराध कहाँ से आ गए भैया, है ना। तो टिप्पणी दी गई भैया इनके वकीलों के द्वारा, 2 सजा ऐसे हो गई कि 1991 से लेकर के 2011 तक हो गए 20 साल। तो आप देख रहे हैं इनका ये कहना है कि 20 साल की सजा ये एक सजा हो गई और इनको फिर आपने 2011 में फांसी सुना दी तो फांसी इनकी दूसरी सजा हो गई। अगर यही फांसी बहुत शुरू में बता दी गई और उसी पे कायम रहते तो इसे 2 सजा नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि आपने पहले इनको 20 साल जेल में रखा, बस टालते गए। देखिए ध्यान सुनिए दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि सर आज भी तो कुछ लोग को जेल होती है और फिर फांसी होती है। तो ये बात उनको निर्णय में साफ साफ पहले ही कह दी जाती है जब निर्णय सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पर निर्णय सुनाया गया था फांसी का, ठीक है, लेकिन फांसी नहीं दी, टालते चले गए।
और जेल में भर दिया इनको, और जेल में 20 साल बिता दिए टालते टालते। यहाँ टाला मटोली चल रही है और यहाँ क्लियर कट होता है। जहाँ क्लियर कट होता है वहां पर आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई ये तो आज भी तो हो रहा है, नहीं। लेकिन यहाँ पर 2 इसलिए थे क्योंकि इनको पहले ही फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन टाला मटोला में इनके 20 साल गुजर गए, है ना। तो इसीलिए इनको कहा है कि 20 साल की इन्होंने सजा भी काट ली और अब फांसी भी दे रहे हो आप, ठीक है। तो इनकी याचिका मानी गई क्योंकि भाई आर्टिकल 2 का उल्लंघन तो हम कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा, और यही वजह है कि इनको फांसी इनकी रोक दी गई दोस्तों। इनको फांसी नहीं हुई है, मतलब राजीव गांधी जी के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। ये बात क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए, रोक लगा दी गई थी। आर्टिकल अब 20 का 3 पढ़ लेते हैं। अब 20 का 3 क्या कहता है, देखिए अभी आप जो उसे सुन लीजिए पहले, फिर बताऊंगा। आर्टिकल 20 का 3 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा किसी की, भैया किसी को मैंने बस संदेह के आधार पे पकड़ा, है ना, मतलब पुलिस ने संदेह के आधार पे किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और उसको टॉर्चर किया, खूब टॉर्चर किया, सिर्फ संदेह के आधार पे पकड़ा है क्योंकि वो व्यक्ति उस एरिया में पाया गया होगा जहां पे क्राइम हुआ होगा। तो अब मुझे लग रहा है कि भाई, और हो सकता है उसके पास ऐसा कोई उसके हाथ में हथियार रह गया हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है, कोई पकड़ा भी तो सकता है हथियार, उसने ना किया हो। ये बात हो सकता है कभी कभी तो पुलिस ही पकड़ा देती है भाई, सॉल्व करने के चक्कर में। बहुत सारी चीजें होती है, इसके बहुत सारे आयाम है। तो प्रमोशन के चक्कर में कि लो भाई अब तू नहीं किया, तो हो सकता है पुलिस एक अच्छे खासे लड़के को मारे पीटे और बोले कि भैया चल भाई तूने क्राइम किया, कबूल कबूल कबूल। तो इसीलिए आर्टिकल 20 का 3 ये कहता है कि आप किसी को भी खुद के खिलाफ, मतलब उसी बंदे के खिलाफ क्या कहना चाहिए, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है, ये आर्टिकल 20 का 3 कहता है। अब जैसे आपने सुना है कई सारी, इस बात को और समझाता हूं मैं आपको। आपने सुना है ना दोस्तों कि मतलब जो सच उगलवाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे लाई डिटेक्टर मशीन इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोलने की मशीन, झूठ बोल रहे हो तो पता लग जाएगा, ब्रेन मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं, नार्को टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं। तो आपको मालूम है शेल्वी इन टेस्टों को भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला ये सारे ये जो टेस्ट लेते हो आप ये सब मना है। और जिस मामले के तहत उन्होंने ये मना किया वो मामला आपके सामने लिखा है, शेल्वी वर्सेस कर्नाटक। शेल्वी वर्सेस कर्नाटक मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज साफ साफ कह दी है कि ये जो 3 प्रकार के टेस्ट हैं, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ना, 3 प्रकार के टेस्ट हैं, इन पर रोक लगाई जाए। ये और क्यों रोक लगाई जाए भैया, इन पर रोक इसलिए लगाई जाए क्योंकि ये सारे टेस्ट व्यक्ति को मजबूर करते हैं खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। ये बात क्लियर है ना। अब अब आप सोचेंगे कि अब तो पुलिस का काम बहुत कठिन हो गया भैया, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से नार्को टेस्ट में भी दिक्कत दे देगा, ना ही हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं, ना ही हम ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं, तो बड़े बड़े जो मुजरिम होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने में, तो इस तरह के ढीठ बंदों से अब कैसे उगलवाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका ध्यान रखा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक गाइडलाइन जारी कर दी, और इस गाइडलाइन में ये लिखा कि ठीक है आप कर सकते हो, है ना, एक नियम बनाया, लेकिन कब कर सकते हो कब नहीं, तो ये उस गाइडलाइन में लिखा। तो अब आप वो गाइडलाइन सुन लीजिए। इनने कहा कि सामान्य अगर नागरिक है वो, तो उस पर ये टेस्ट लागू नहीं होंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि आप हो, कोई भी हो, नॉर्मल लोग जो होते हैं उन पर ये टेस्ट लागू नहीं होंगे, ठीक है। अब नॉर्मल और एब नॉर्मल यहां पर कैसे समझा जाएगा, ये देखिए जरा। लेकिन वो बंदे जो महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं या फिर देश के खिलाफ कोई ऐसा काम करते हैं, इनके ऊपर तो जितने चाहे उतने टेस्ट कर लो, और ये तो बिल्कुल अलाउड है। तो फिर से सुन लो मेरी बात, यहां पर नॉर्मल का मतलब क्या है, चोरी चकारी अगर हुई तो ये नहीं कि चोरी के लिए तुम्हारा नार्को टेस्ट करवा देंगे, सोने की चोरी करी तो भैया नहीं चलो नार्को टेस्ट करवाओ, चलो नहीं ब्रेन मैपिंग, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, अगर ये अपराध महिलाओं के विरुद्ध में है और अगर देश के खिलाफ है, तो महिलाओं और देश, यही 2 चीजें अगर हुई तो ही ये 3 चीजें होंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो ये 3 चीजें नहीं होंगी। क्लियर है ना। अब देश के खिलाफ कुछ भी हो सकता है, देश के खिलाफ का मतलब आतंकवादी भी इसमें आ गए, समझ गए, इसलिए आतंकवादी का अपन कर सकते हैं। तो अपन ने देखा था ना, कसाब का अपन ने नार्को टेस्ट भी किया था, ब्रेन मैपिंग की थी, सब किया था, क्योंकि वो देश के खिलाफ में आ रहा है। क्लियर है दोस्तों। और फिर अपन इन महिलाओं का भी कर सकते हैं, जैसे आरुषि हत्याकांड में भी आपने देखा था, बहुत सारे लोगों का जो है नार्को टेस्ट हुआ था, जितने भी इसमें मुजरिम थे, समझ पा रहे दोस्तों। तो ये ऐसे केस होते हैं, ये देखिए ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है संविधान में, नियमावली पूरी, ठीक है। तो ये था भैया 3 तरीके, है ना, जो आपने समझे अभी के अभी कि भाई पहले तरीके मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। पहले तरीके मैंने आपको क्या समझाया दोस्तों, पहले तरीके मैंने आपको बताया है कि भाई किसी जो जिस समय क्राइम किया उसी समय के हिसाब से आपको मिलेगी सजा, नए कानून के हिसाब से आपको नहीं मिल सकती। दूसरे में मैंने आपको बताया कि अगर एक ही
अपराध किया है तो उसके लिए 2 सजा नहीं हो सकती। उसके लिए आपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का देखा। और तीसरा मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया कि व्यक्ति को आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब सपोज करिए कि बंदा गिरफ्तार हो गया है। अब इतनी कहानी तो हमने सुन ली, तो अब आता है गिरफ्तार होने के बाद भैया हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो अब आर्टिकल 21 बताएगा कि गिरफ्तार होने के पास किसी बंदे के पास क्या क्या गिरफ्तार होने की बात कर रहा हूं मैं अभी, मतलब वो आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 21 की बात करने वाले हैं अपन, वो गिरफ्तार वाला बाद में बताऊंगा, फ्लो में था तो आर्टिकल 22 भी ले लिया मैंने। आर्टिकल 21 देखते हैं, है ना, पहले बीच में देखिए आर्टिकल 21 क्या है। ये है जीने का अधिकार। अभी जीने का अधिकार का मतलब क्या है, सिर्फ जीना नहीं है, इसमें डिग्निटी है, यानी कि जियोगे लेकिन गरिमा के साथ जियोगे। अब गरिमा के साथ जीने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, है ना, यानी डिग्निटी के साथ जीने का क्या अर्थात है, ये कैसा अधिकार है, डिग्निटी क्यों है जीने के अधिकार में। देखिए जिएंगे तो आप तभी ना जब आपके पास शुद्ध पानी होगी, शुद्ध हवा होगी, रहने के लिए मकान होगा, शुद्ध पर्यावरण होगा, समझ रहे हैं। ये सब आर्टिकल 21 का भाग माने जाते हैं। ये देखिए शुद्ध पानी आपके पास आना चाहिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए, शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर सरकार कोई ऐसी फैक्ट्री को अलाउड करती जो बहुत धुआं छोड़ती है तो समझ लो कि पर्यावरण गंदा हो रहा है, और पर्यावरण अगर गंदा हो रहा है तो आपका जीने का अधिकार छीना जा रहा है, और जीने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। कहने का मतलब आप उस कंपनी के खिलाफ अब कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। समझ पा रहे हो आप दोस्तों, है ना। तो ये है, थोड़ा सा आपको समझना है, आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है कि मौलिक अधिकार राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, इसीलिए इन्हें निषेधात्मक कहा जाता है, नकारात्मक कहा जाता है। समझ पा रहे हैं, ये राज्य को हर चीज नहीं करने देगा। ये नहीं कि बिल्कुल लगे तो बिल्कुल खोल ही दिया, बिल्कुल जो मन में आया वही चल रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब जीने की स्वतंत्रता की बात हो रही है दोस्तों, तो अब देखिए मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ जीने की स्वतंत्रता में क्या क्या आता है आर्टिकल 21 में। जैसे मेनका गांधी वाला मामला था दोस्तों, मेनका गांधी का क्या हुआ था कि इनका जो है पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, है ना। इन्हें विदेश जाना था तो इनका पासपोर्ट यही होता है विदेश जाने के लिए, विदेश में रहने के लिए पासपोर्ट चाहिए आपको, तो इनका पासपोर्ट हमारे भारत सरकार ने जब्त कर लिया मेनका गांधी का, जो कि संजय गांधी की पत्नी है। क्लियर हुआ, है ना। तो अब मेनका गांधी भाई तुरंत पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि मेरा आर्टिकल 21 का हनन हुआ है, यानी कि मेरी जीने की स्वतंत्रता छीनी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये समझा इस बात को तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि भैया किसी का बाहर जाना, है ना, विदेश जाना आर्टिकल 21 का पार्ट माना जाएगा और इसीलिए ये उल्लंघन है। तो भैया मेनका गांधी यहाँ पर केस जीत गई, उनका पासपोर्ट उनको वापस किया गया। तो आप देख रहे हो दोस्तों, मतलब इन्होंने ये मान लिया कि वो यहाँ पर ये माना गया कि कोई व्यक्ति अगर विदेश जाना चाह रहा है, इसका मतलब वो वहाँ रहना चाह रहा है, वो उसे वहीं जीना अच्छा लग रहा है, तो हम उसे रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये विदेश जाने का अधिकार उसके पास, क्योंकि उसकी जीने की स्वतंत्रता है वो। क्लियर है दोस्तों, बढ़िया। जैसे एक और मामला देख लीजिए, पुट्टा स्वामी, है ना, पुट्टा स्वामी और एक MC मेहता, ये दोनों मामले भी समझा देता हूं मैं आपको जीने के अधिकार के लिए। MC मेहता का नाम आपने सुना होगा, ये पर्यावरणविद है भैया, है ना, पर्यावरण के लिए दिन भर काम करते हैं, इनके सारे केस पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए आप देख रहे हो कि जीने की स्वतंत्रता विद डिग्निटी में पर्यावरण नाम भी आता है ना, MC मेहता। अब इनके बारे में बात करेंगे, पुट्टा स्वामी जी के बारे में बात कर लें भैया। आपने सुना ना दोस्तों निजता का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार मैंने आपको समझाया, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में लिखा गया, तो ये राइट टू प्राइवेसी कहाँ लिखा गया है ना। तो पुट्टा स्वामी वाले मामले में ये कहा गया, ये आधार कार्ड वाला मामला था, पुट्टा स्वामी वाला मामला। आप देख रहे हैं ना, आधार कार्ड को लेकर के प्राइवेसी की बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आधार कार्ड से हर चीज लिंक कर दी गई है ना। तो अब हर चीज से लिंक है, तो अगर आधार कार्ड हैक हुआ तो मतलब सारी जानकारी किसी के पास पहुंच जाएगी, ये इसका मतलब होता है। तो इसीलिए राइट टू प्राइवेसी को भी फिर अधिकार बना करके जोड़ दिया गया कि भाई कोई क्या कर रहा है ना, कहाँ बैठा है, क्या पहन रहा है, आपको किससे क्या बात कर रहा है, ये सब कुछ निजता के अधिकार पे रख दिया गया। और आर्टिकल 21 में ये सब कुछ रखा हुआ है कि ये भी जीने के अधिकार में आता है। आप किसी को इसलिए नहीं रोक सकते कि उसने कपड़े गंदे पहने हैं, आप उसे इसलिए नहीं जेल में डाल सकते क्योंकि वो आपके दुश्मन से बात कर रहा है, नहीं भैया, राइट टू प्राइवेसी है। समझ रहे हैं ना आप, ये सब बोलने सुनने का सबका अधिकार है उसका। MC मेहता वाला मामला समझाता हूँ आपको। देखिए MC मेहता आपने देखा है ना कि सरकार ने जो है गाड़ियों पर जो है रोक लगा दिया उसने, यानी कि BS3 जो है, भारत स्टैंडर्ड 3 इसे कहते हैं। भारत स्टैंडर्ड 3 मतलब कि जो ज़्यादा प्रदूषण वाली गाड़ियां हैं वो अब नहीं चलेंगी। आपने देखा है ना, सरकार ने घोषणा की। आपने देखा कि गंगा को क्लीन करने पे लगे हुए हैं, यमुना नदी को क्लीन करने पे लगे हुए हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये सब क्यों होता है? पूरा का पूरा मंत्रालय बना दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि MC मेहता द्वारा दायर केस में ये कहा गया था, जो कि पर्यावरणविद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पर्यावरण मिलना चाहिए। और ये आर्टिकल 21 का भाग है, जो कि कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। और मैंने बताया ना, शुद्ध पर्यावरण नहीं है, तो अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं है तो फिर आप तो भाई गए ना काम से,
तो अपन इंसान तो मर ही जाएंगे, तो फिर जीने की स्वतंत्रता कहाँ है? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध होने के लिए फिर गाड़ियां प्रदूषण वाली नहीं चलनी चाहिए, इसीलिए BS3 कैंसिल कर दिया। शुद्ध होने के लिए भैया पानी पीते हैं लोग गंगा का, तो गंगा को साफ करो, यमुना को साफ करो, सारी नदियों को साफ करो, इसलिए इनके अलग अलग मंत्रालय बना दिए जाते हैं, क्योंकि ये जीने की स्वतंत्रता के तहत है। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़िया है ना। तो MC मेहता जी के बारे में आप और भी समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने और भी सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो ये आर्टिकल 21 में वही बात है जो ऊपर समझ रहे थे आप कि 21 में जोड़ दिया गया, समझ गए? तो कुछ कुछ बातें याद रखिए। अब दोस्तों आप ये पूछोगे कि सर इतनी सारी बातें आपने बताई, क्या मरने का अधिकार है हमें? ये है हमें? आत्महत्या आप करते हो भैया, है ना। अब समझ लीजिए जरा इस बात को भी, आत्महत्या का मामला क्या। देखिए साफ बात है, संविधान में बिल्कुल ये अधिकार नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। संविधान में मरने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो आप, अगर आपने बल्कि उल्टा आत्महत्या कर दी तो आप अपराध माना जाएगा। संविधान में आत्महत्या को अपराध माना गया, और अपराध अगर कर दिया आपने तो अपराध होने पर क्या होता है? मुकदमा चलता है। कहने का मतलब ये कि मान लो आप किसी छत से कूदो और आप बच गए फिर आपके ऊपर केस चलेगा, ये भी ध्यान रखिए, है ना। ये अच्छे से समझ लीजिए इस बात को भी है, ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा। अब लेकिन दोस्तों बहुत सीरियस बात, एक आपने सुना होगा अरुणा शान बाग वाला जो मामला था भारत संघ का। देखिए दोस्तों ये बड़ी बहुत, जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी आप ये पढ़ रहे थे कि संविधान में कहीं पर भी मरने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, यहाँ जीने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन अरुणा शान बाग ये पहला मामला है जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि भैया मरने की स्वतंत्रता देनी होगी, है ना। अब देखिए दोस्तों ये क्या मामला था। अरुणा शान बाग आपने सुना भी हो, शायद आपके हो ध्यान में। ये एक नर्स थी और इनका रेप कर दिया था इन्हीं के साथी कर्मचारी ने, ठीक है, इन्हीं के साथी कर्मचारी ने इनका रेप कर दिया था। तो इस चोट से ये कोमा में चली गई थी, है ना। और कोमा आप सभी को पता है कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ना ही इंसान जीता है और ना ही इसमें मरता है ना। बिल्कुल, तो ये करीब बहुत सालों से कोमा में थी, है ना, आपने देखा भी है। तो इनके एडवोकेट ने ये कह दिया कि भैया इन्हें मरने दिया जाए, है ना, वो जी तो पा नहीं रही, इन्हें मरने दिया जाए। तो 2011 में यही वाला जो केस था सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, देखिए लिखा है मैंने, हमारा संविधान का आर्टिकल 21 जीने की स्वतंत्रता देता है, मरने की तो नहीं देता। लेकिन इस मामले में यानी कि अरुणा शान बाग मामले में जो कि कोमा में है अभी कई सालों से, व्यक्ति को मरने दिया जा सकता है ना, मरने दिया जा सकता है। लेकिन देखिए जरा आगे क्या कहा, लेकिन सिर्फ तब जब उसे कोई असाध्य बीमारी हो जाए। असाध्य बीमारी क्या होती है? असाध्य बीमारी का मतलब वो बीमारी जिससे जीने की कोई संभावना ना हो, यानी ऐसी कोई बीमारी हो गई जिससे जीने की कोई संभावना नहीं है तब। लेकिन प्लस और भी है, और इसके अलावा मेडिकल बोर्ड ने ये लिख करके दे दिया हो कि ये जीने की कोई संभावना इनके नहीं है। तो दो चीजें होनी चाहिए, या तो उसे असाध्य बीमारी हो जाए कि भाई जीने की संभावना नहीं है, और दूसरा मेडिकल बोर्ड ये लिख करके दे दे कि जीने की संभावना नहीं है, और तभी हम ये सब कर सकते हैं, तभी उसे जो है मरने दिया जा सकता है। तो यही केस था, फिर मरने दिया गया इन्हें। क्लियर है दोस्तों, है ना, काफी दुखद मामला था। तो अब आ जाते हैं दोस्तों जो मैंने पहले बात बोल दी थी आर्टिकल 22 वाली, है ना, गिरफ्तार होने के बाद किसी के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। तो ये देखिए गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये रहा इसका पहला चरण, है ना, आर्टिकल 22 के 1 के में देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार हो रहा है उसे अपने गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। मतलब मान लो आप गिरफ्तार हो रहे हो तो आपको गिरफ्तार क्यों करा जा रहा है ये आप पूछ सकते हो पुलिस वाले से। यही नहीं, वकील से सहायता लेने का आपके पास अधिकार है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। तो 3 तरह के अधिकार सुन रहे हैं। गिरफ्तार होने के बाद किसी के पास 3 अधिकार आते हैं, है ना, लेकिन ये भी सबको नहीं मिलते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए, ये नॉर्मल लोग के लिए है ना, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए होता है। फिर से रिपीट करता हूं, पहला क्या बताया मैंने, कारण जानने का अधिकार है, भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, वकील अलॉट करो मेरे लिए, वकील की सहायता लेने का अधिकार है आपके पास, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने होने का अधिकार है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। कहने का मतलब जिनको भी निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है उनके लिए ये सब नहीं होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों, है ना, उनको ये सब नहीं होगा उनके लिए। अब ये निरोधक कानून क्या होता है भैया? निरोधक कानून का मतलब होता है जैसे कि आतंकवादी मामले, जैसे कि टाडा पोटा, हालांकि ये सब कुछ खत्म कर दिया गया है पर आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब मान लीजिए निरोधक ही क्या, जैसे मान लीजिए कि आपने भाई दुश्मन देश के किसी नागरिक को पकड़ लिया है ना, दुश्मन देश था कोई और उसके नागरिक को अगर आप पकड़ लेते हो
तब भी ये सारी बातें लागू नहीं होंगी। कौन सी सारी बातें लागू नहीं होंगी? ये जो ऊपर लिखी है कि भाई वकील अलॉट कर रहे हैं, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने ला रहे हैं, और मालूम चला कि दुश्मन देश का वो व्यक्ति है, उसको मैंने अरेस्ट किया और वो मेरे कान में हल्ला कर रहा है कि बताओ कारण बताओ कारण बताओ। तो नहीं, तो विदेशी मतलब जो दुश्मन देश का व्यक्ति है उसे गिरफ्तार करूंगा, तो मैं ये सब उससे नहीं पूछूंगा, है ना। और अगर किसी को आतंकवाद विरोधी उसमें पकड़ा गया तो भी मैं उससे ये सब चीज़ें नहीं पूछूंगा। ये बात समझ में आ गई है? ये सिर्फ नॉर्मल लोग के लिए है जो नॉर्मल चीज़ें करते हैं कि भाई चोरी चकारी मर्डर ये सब करके रखा है, तो उनके साथ ये 3 चीज़ें होती हैं। क्लियर है दोस्तों? ये बहुत अच्छे से क्लियर कट रखी है अपने दिमाग में, ठीक है। तो अब इसको खत्म करते हैं दोस्तों। तो निरोधक कानून, है ना, तो अब इसमें कोई नियम है क्या? बिल्कुल है। देखिए, जितने भी लोग निरोधक कानून के तहत आएंगे या ये जो भी आएंगे, तो इनको भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सालों साल आप सड़ाते रह जाओगे, नहीं, इनको 3 महीने तक आप रख सकते हो कस्टडी में। और हाँ, अगर आपको 3 महीने के बाद भी इनकी कस्टडी बढ़ानी है तो फिर आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, और उस कमेटी की अध्यक्षता करेगा वो व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज हो, या जज हो चुका हो, है ना, या रहा हो, या फिर जज होने की काबिलियत यानी क्वालिफिकेशन रखता हो। इनमें से कोई भी एक चीज़ उसके पास होनी चाहिए कि या तो वो जज हो, रहा हो, रह चुका हो, या फिर वो बन सकता हो, है ना, क्वालिफिकेशन रखता हो। तो उसे आप उस कमेटी का अध्यक्ष बनाइए। फिर जब वो कमेटी बोल देगी कि हाँ भैया 3 महीने से थोड़ा सा और बढ़ा लो, तभी आप उसे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप उसकी सीमा बढ़ा नहीं सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी बातें थी आर्टिकल 22 में। अब ये एक लास्ट बचा है और फिर यहीं पे क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लेकर के आएंगे शोषण वाला, यानी कि मौलिक अधिकारों का पार्ट 3 दोस्तों, फिर बाद में पार्ट 4 पर बात करेंगे। तो अब खत्म करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आर्टिकल 21A लिखा है। देखिए, जिसने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए हैं, उस लेक्चर को पढ़ लिया है, यानी कि DPSP, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में दिए हुए हैं, है ना। इसे मैंने पहले पढ़ा दिया है और भाग 3 को मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो भाग 4 आप पढ़ चुके हैं अगर, तो भाग 4 में आपको याद होगा आर्टिकल 45, है ना, वहाँ पर आर्टिकल 45 दिया हुआ है। आर्टिकल 45 में एक चीज़ दी हुई थी जिसे वहाँ से हटा करके अब आर्टिकल 21A में रख दिया गया है। और अगर आर्टिकल 21A दिख रहा है आपको, तो ये मौलिक अधिकार का एरिया है ना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये है मौलिक अधिकार का एरिया और ये है भैया आपके DPSP। तो दोनों में फ़र्क क्या है ना, ये हुआ क्या है, ये जो आप नीचे पढ़ रहे हो ना लिखा हुआ 21A में, ये पहले DPSP में था, अब इसे उठा करके यहाँ रख दिया गया और आर्टिकल 21A बना दिया गया। अब आप बोलेंगे सर इसमें था तो यहाँ क्यों लेके आ गए, तो फिर इन दोनों में कुछ फ़र्क है क्या? ध्यान से देखिए, DPSP में वो चीज़ें होती हैं जिनको लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से निकाल करके मौलिक अधिकार में उस चीज़ को डाल दिया जाए तो फिर सरकार उसे लागू करने के लिए बाध्य है। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसी कौन सी चीज़ है जो DPSP से निकाल करके मौलिक अधिकार यानी लागू करने पर ले आए? तो भैया उसे पढ़ लो, क्या लिखा है यहाँ पर, वहाँ पे लिखा हुआ था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो अब आपको मालूम है ना कि आपको लगता है कि DPSP में होना चाहिए था, जहाँ पर लागू नहीं होना बाध्य नहीं है ना, मतलब जहाँ पर बाध्य नहीं है वो लोग लागू करने के लिए, कि इसे यहाँ होना चाहिए था मौलिक अधिकारों में जहाँ पर राज्य बाध्य होता है इसे लागू करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, तो इसे लेकर के आए। अब जब यहाँ से लेकर के आए हैं, मतलब सोचिए जरा, संविधान में ही था, संविधान से उठा करके एक दूसरे हिस्से में बना दिया, एक आर्टिकल से निकाल के। तो जब DPSP में था तो 45 आर्टिकल में था, और जब इधर लेकर के आए तो नया बना दिया आर्टिकल 21 से, और ये मौलिक अधिकारों में आ गया। अब ये लागू है, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को मिलता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा भला मनुष्य जिसने ये काम किया? भैया ये कोई और नहीं था, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, और ये 2002 का मामला है। और अब आप बोलेंगे देखिए, जब भी आर्टिकल में हेरा फेरी होती है, जैसे उधर होता है संशोधन होते हैं। संशोधन कौन सा हुआ था? 86वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन हुआ, 21A आर्टिकल जोड़ा गया मौलिक अधिकार में। कहाँ से निकाल के लाया गया? 45 आर्टिकल, जो कि है DPSP का आर्टिकल। क्लियर है दोस्तों, है ना, और ये हुआ 2002 में। तो दोस्तों होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा मेरी बातें। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, है ना। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।